हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपका डेली जो बिहार दरोगा का ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो प्रैक्टिस सेट आपका टेस्ट नंबर सीरीज़ 3 का 51 था, वो कुछ वीक से आपका जो है वो डिले चल रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था। बट आपका बिहार दरोगा का अब सेट जो है वो रेगुलर रहेगा। और एडुटेरिया का जो पेड कोर्सेज वाला 4 सेट बचा हुआ है वो भी आपका जल्दी से ही हम करवा देंगे। तो अब आपका जो है एक दिन भी मिस नहीं होगा, डेली हम सेट लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, 16 जुलाई के एग्ज़ाम में ज्ञान बिंदु सर के जो बुक था आपका प्रीवियस ईयर, उससे 50 से 50% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिला है, जो सर एक वीडियो के माध्यम से बताएं भी हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, सारे सेट में क्वेश्चन नंबर भी बता दिए हैं बुक से, प्रीवियस ईयर से और इस सेट से भी आपका 50% क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो आप लोग सेट 1 से मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेस्ट नंबर सीरीज 1 से लेके सीरीज 3 का जितना भी अभी तक सेट हुआ है, सारा प्रैक्टिस सेट का टेस्ट पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। तो मनरेगा कार्यक्रम जो है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 43 में लागू करने हेतु लाया गया। अच्छा, आर्टिकल 43 में डायरेक्ट आपको मनरेगा शब्द नहीं मिलेगा। इसमें दिया हुआ है जो राज्य है, राज्य का एक अधिकार होगा कि वो देश की जनता को रोजगार उपलब्ध करवाए, इससे संबंधित है। और उसी में 100 डेज का जो है वो काम दिया जाता है रोजगार को। इसमें ऐसा काम होता है जिसमें कोई मशीन की जो है मतलब मशीनी कार्य नहीं हो, बाकी सारे कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं 100 डेज वाले में। तो आर्टिकल 43 जो है वो मनरेगा से संबंधित है। अच्छा, 47 क्या कहता है? तो आर्टिकल 47 की अगर हम बात करें तो इसमें है महिला बच्चों को एक उचित पोषाहार से संबंधित। आर्टिकल 50 आपने जानते होंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों का पृथक्करण है। और आर्टिकल 45 जो है वो राज्य के अधिकार के अकॉर्डिंग, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा देने से संबंधित है। अच्छा, मनरेगा की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मनरेगा का जो एक्ट था, एक्ट 2005 में लाया गया था मनरेगा, और इसका इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया था फरवरी 2006 से लाया गया था मनरेगा को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है। तो सह्याद्री की बात करें हम तो ये हो जाएगा भ्रंश शोध पर्वत का उदाहरण है सह्याद्री। सह्याद्री जो है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट के कुछ पार्ट का जो उत्तरी महाराष्ट्र में इसका हिस्सा है, उसे वहाँ पे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है उसके कुछ पार्ट्स को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वत क्या होता है? वलित का मतलब होता है नया, जो पर्वत का निर्माण अभी हो ही रहा है, जैसे हिमालय वगैरह, ये सब वलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट जो पर्वत अब समाप्त होने के कगार पे है, दैट मीन्स कि वैसा पर्वत जो बहुत पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, इसे आप कह सकते हैं। जैसे अरावली हो गया। ज्वालामुखी, जिसके ज्वालामुखी उद्गार से जो पर्वत का निर्माण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भ्रंशोद पर्वत। आगे हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो याद होगा, जो हुनो है इसने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन के समय, और ये था आपका, इसमें देखिए वैसे इसका लगभग डेट बताया गया है, कंफर्म नहीं है, तो 450 से 460 ईस्वी याद रखिएगा के बीच में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण किया गया था। चौथा नंबर प्रश्न है कि लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाल, बाल, पाल त्रिकूट में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। याद होगा कि जो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत को लेकर कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पीआईएल कहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो दोस्तों, अगर पीआईएल की बात किया जाए तो पीआईएल यानी जनहित याचिका की शुरुआत यूएसए यानी अमेरिका से 1960 में हुआ था, और भारत में सबसे पहले बिहार में लागू हुआ था 1979 में। स्टार्ट यहीं बिहार में हुआ था, भारत में। अगर भारत में राज्य की बात करें तो बिहार से स्टार्ट हुआ था पहली बार 1979 में। और वैसे यूएसए में 1960 में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी।
और जनहित याचिका की बात करें तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है जनहित याचिका। जैसे कि अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपको कंप्लेन करना है, जैसे कोई कोई मतलब मान लीजिए कि कोई जो आपका अपराधी है वो अब जेल में है, या फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी अपने लिए खुद ही जाके PIL दर्ज कर सकता है, आप भी चाहेंगे तो उसके बिहाफ में जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ही राज्य में अगर कोई काम नहीं हो रहा है जो हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मेल के ज़रिए या फिर लेटर के ज़रिए या फिर जाके किसी तरीके से जो है PIL दर्ज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था, इसमें भगत सिंह थे, यशपाल था, छवि लाल दास था, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा डी, अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके जो सदस्य थे वो थे आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित जो भारत के संविधान को अधिनियमित किया था उसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजा पत्रिका को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। अब्दुल गफ्फार को याद होगा कि इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। और लाल कुर्ती आंदोलन जो हुआ था ये संवनीय बग्या आंदोलन के दौरान हुआ था, इसमें प्रमुख भूमिका इनका था अब्दुल गफ्फार खां का। क्वेश्चन नंबर 9, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ या फिर जननी कहते हैं तो वो भिखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं, भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू की बात किया जाए तो ये पहली महिला किसी राज्य की राज्यपाल भी बनी थी और ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। रामाबाई की बात करें तो ये महिलाओं के लिए बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं उसको, संगठन चलाए थे, रिफॉर्म चलाई थी बहुत सारे महिलाओं के लिए खास करके, है ना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से त्रिशूल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिशूल आपका लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। एक मिनट थोड़ा सा सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल जो है आपका वो सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी की बात किया जाए तो लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। और अग्नि की बात किया जाए तो ये माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर इधर देखते हैं, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 है निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात होती है तो उपमहाद्वीप में ये होता है कि जहाँ की कल्चर वगैरह जो है वो मिलता है भारत से, वो उपमहाद्वीप हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप का। तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति कुछ मिलता जुलता है तो वो उपमहाद्वीप हो गया। तो ऐसे भारत के 5 देश जो हैं इस उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। एक तो भूटान है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा नेपाल है, चौथा अफगानिस्तान है, 5वां बांग्लादेश है। तो इसमें श्रीलंका नहीं होगा, इसमें श्रीलंका नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो वो है गोडाम्बना। गोडम्बना चट्टान प्रणाली है भारत में नवीनतम है यानी नया है। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि? तो गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की जो वार्षिक मात्रा है वो घटती है, वो इसलिए कि जो वायु में नमी की मात्रा होती है वो क्रमशः घटती रहती है। इसीलिए वायु में नमी की मात्रा अगर घटती जाएगी तो वार्षिक मात्रा भी घटती ही जाएगी। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। आगे है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था। तो वो था आपका लीटन। कौन था? लीटन था। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था 1876 से 1880 के बीच, और ये जो था इसने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, ये किया गया था आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा।
1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा याद होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अच्छा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें से अगला प्रश्न है 16 नंबर, ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड डैश के द्वारा लिखी गई है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये जो लिखी गई है आपका, ये आपका NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा? NR नारायण मूर्ति के द्वारा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच करना है 17 नंबर में, तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं। सबसे पहले स्थान है, उसके बाद उसके स्मारक का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17 नंबर में, तो सबसे पहले कौशाम्बी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा घोषित राम मठ है यहाँ पे कौशाम्बी में। कुशीनगर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका रानाभार स्तूप है। सारनाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा धमेख स्तूप, और श्रावस्ती में हो जाएगा सहमेत महेत। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौशाम्बी में जो स्मारक है कौशाम्बी में वो घोषित राम मठ है। कुशीनगर का स्मारक रानाभार स्तूप है। सारनाथ का धामेख स्तूप है। श्रावस्ती का सहेत महेत है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की जो घोषणा हुई थी ये आपका 2012 में किया गया था। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा 2012 में की गई थी। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार जो थे, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे आपका नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1857 में क्रांतिकारी थी, और ये 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व की थी झांसी से। कुंवर सिंह बिहार से थे। तात्या टोपे की आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से थे। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर यानी टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का शासक था। इसने घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 का। 21 देखिएगा दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? तो ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का, यह जो है स्टेटमेंट दिए थे, यह स्टेटमेंट मार्शल का है। मार्शल ने कहा था कि ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल इसके सचिव थे। साथ में ये गए थे और इनको सचिव बनाया गया था। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है, वो आपका आंसर हो जाएगा 24 का डी। आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सही है। बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। राज्यसभा का वर्तमान सीट पूरे भारत में कितना है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 245। हाँ, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, इसमें से बात करें तो विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो है वो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? प्रश्न ये है, तो ये सारण जिले में। घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। ये गंगा की सहायक नदी है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुआं, तालाब, स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो संविधान का अगर हम आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 जो है यह आपका भारतीय संविधान में राजकोष से संपोषित कुआं, तालाब, स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 आपका क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो डैश होगी, यानी वस्तु होगी। तो वस्तु जो है यहाँ पे विलासिता होगी। क्या हो जाएगी? विलासिता हो जाएगी। अच्छा, ये मांग और लोच का क्या संबंध है? तो जो शौक के लिए किया जाता है उसकी बात किया जाता है। जैसे
किसी को घूमने का शौक है, किसी को गाड़ी अच्छे अच्छे गाड़ी का शौक है ना, तो ये शौक के लिए यदि मांग की आय लोच से अधिक है तो वस्तु की विलासिता होगी। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? अच्छा, विलासिता होगी। क्वेश्चन 28, एक मिनट, हाँ सही है, बी विलासिता ही होगी। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 हुआ है, यहाँ पे मिलाना है आपको। तो अवरखी पहाड़ी जिरकोनियम के लिए है, डाला राजहरा लौह अयस्क, डेगाना टंगस्टन, बालाघाट मैग्नीज। तो दोस्तों ये सामने सामने करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था। तो एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का जो अर्थ था वो हो जाएगा आपका इसमें से यहूदी विरोधियों की नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोध नीति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 31 देखेंगे, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, वो भेजा था आपका विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो था इसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस की अगर बात किया जाए तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित हैं? तो इससे यहाँ 2 प्रश्न याद कीजिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? नासिर को माना जाता है, और नासिर का संबंध हो जाएगा मिस्र से। नासिर मिस्र के थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो याद होगा कि 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी मात्र एक में भाग लिए थे, वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। और बात करें अगर हम, तो जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो इन जो ठहरे थे आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध हो जाएगा रक्षा से। किससे? रक्षा से, डिफेंस से हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो प्रधानमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो वो जाएंगे नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति को घोषित की गई। 37 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जो पद्धति में प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका इसमें प्रयोग किया जाता है द्विआधारी अंक का, जो कि बाइनरी सिस्टम, जिसको बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं, 0 और 1 होता है। 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की जो है ये कहा जाता है आपको इसे अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक का सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो सबसे पहले हम प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार का आपका हो जाएगा कन्नौज। चोल की बात करें, राजधानी दिया है। चोल की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा तंजौर। परमार की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका धारा, और सोलंकी अनिलवारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 क्या है देखिए, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर जिसका अंकन नहीं मिलता है जिस पशु का, वो है आपका भेड़। बाकी बैल का है, घोड़ा का है, हाथी का है, भेड़ का नहीं है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है? तो ये अब्राहम लिंकन का, डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ये जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 42, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, सही है, विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से, ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता कोई ग्रहण कर चुका हो तो वो भारतीय व्यक्ति नागरिक नहीं रहेगा।
भारत की नागरिक नहीं रहेगा अगर स्वेच्छा से परित्याग कर दिया तो। निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो मैकाल श्रेणी में जिसका स्रोत नहीं है वो हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती जो है इस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है, ये आपको दिया गया है किसे? तो ये दिया गया है आपका जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया सलमान रुश्दी को। किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है। अच्छा एक मिनट, इधर क्वेश्चन लगता है छूट गया। नहीं छूटा है, ठीक है। 45 है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षत्रिय फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? क्षत्रिय फर्स्ट, ठीक है। स्टेरिया फर्स्ट, इंग्लिश में इसको कहेंगे तो स्टेरिया फर्स्ट है, वैसे क्षत्रिय लिखता है इसको कहीं कहीं पे। तो फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत के गोवा राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी घाटी पर किया गया। दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इगा स्विटेक। इगा स्विटेक जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये आपका है असम में। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो वो है चीन। चीन देश ने यह 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है, ये देश है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। रोल इन शब्द किस से प्रयुक्त होता है? तो रोल इन शब्द जो है इसका संबंध हो जाएगा गुल्प से। रोल इन शब्द का संबंध गुल्प से है। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? तो जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किया था चार्ल्स मैकिन्टोश ने। चार्ल्स मैकिन्टोश ने जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किया था। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 6 वर्ष या उम्र इनका 65 वर्ष, ये दो चीज़ निर्धारित किया गया है और यूपीएससी आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। 315 में सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में की गई। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो अब शनि ग्रह के पास जो है 145 उपग्रह हो चुका है और ये सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह हो चुके हैं, दूसरे सबसे बड़े ग्रह। ठीक है, पहला बृहस्पति। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को बनाया है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित प्रस्ताव जो रखा था वो हो जाएंगे आपका जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए। 58 प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में कहाँ मोडलम चेनमू उत्सव आयोजित किया गया? मोडलम चेनमू महोत्सव जो आयोजित किया गया लेह में, कहाँ पे? लेह। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? 6.0। वैसे देखिए ये तो फिच का है, वैसे मूडीज वगैरह भी जारी करता है, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे संस्था है जिसने जीडीपी को जारी करता है, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है, हर हमेशा ये बदलते रहता है। ठीक है, तो फिच रेट, लेकिन आप लोगों को वर्ल्ड बैंक और आरबीआई दो जरूर याद रखना होगा। तो फिच रेटिंग वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 6.0 है, याद रखिएगा। आगे है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है इसने अपने पर्यटन स्थल को स्वच्छता बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा को
वहाँ की पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इस तीनों को याद रखिएगा। तो पृथ्वी दिवस का थीम आपसे पूछा गया है, तो इसका थीम हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवेश करें, इसका थीम है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय ये बिहार के ही रहने वाले थे, एक चिकित्सक थे, और ये डॉक्टर के मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य की कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है आपका फिनलैंड। कौन बना है? पहले इसमें 30 सदस्य थे और अभी जो है फिनलैंड इसका नया सदस्य बन चुका है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को प्राइम मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम है जो मेमोरी को रखता है और निष्पादित करने को तैयार करता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है ये की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है इसमें शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है इसका सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका करेक्ट आंसर है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के लिए दिया गया है। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत फ्रांस और यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया आपका कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। पायरोहेलियोमीटर क्या है? पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? तो पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग जो है ये किया जाता है आपका सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, यह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा जो है आपका होता है, ये होने का कारण इसे पूछा गया है। तो कारण है केंद्राभिमुखी बल। 72, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो जल के जो आयतन में परिवर्तन होगा अगर 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन प्रयोग में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन में। इसका फुल फॉर्म होता है सीटी स्कैन का कंप्यूटेड टाइपकैम या टाइपकैम होता है, ऐसे ही कुछ करके होता है सीटी स्कैन का। ये भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेता है। WLL का अर्थ है। तो WLL का जो अर्थ पूछा गया है ये इसका अर्थ हो जाएगा आपका वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। CPU में कंट्रोल यूनिट कार्य निम्न में से कौन सा है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट कार्य जो है वो हो जाएगा आपका इसमें से डिकोड प्रोग्राम का अनुदेश। पार्श्वीकरण संबंधित है। तो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है पार्श्वीकरण। ऑप्शन नंबर ए। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं। तो जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहा जाता है प्रंकलन। क्या कहते हैं? उसे प्रंकलन कहते हैं। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 79 का डी, फुलेरीन फ्लोरीनीकृत कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर डी जो है
ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सूखी व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेबिन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरोनिक्त बहुलक, तो फ्लोरीन फ्लोरोनिक्त कार्बनिक यौगिक इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें से दिया हुआ है अल्कोहल, वाटर गैस, ईथर, प्राकृतिक गैस। यह आपका जीवाश्म ईंधन है। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी पूछा गया है, तो शाकनाशी आपका हो जाएगा इसमें से डी, ब्यूटाफ्लोर। ब्यूटाक्लोर जो है आपका शाकनाशी है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग में प्राप्त होते हैं? तो लौंग पौधे जो है ये आपका शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका जो है इसमें अनुपस्थित पूछा गया है, तो जंतु कोशिका में जो नहीं होता है वो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से नीला हरा शैवाल संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 84 का। नीला हरा शैवाल जो है यह आपका जैविक नाइट्रोजन निर्धारीकरण से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है वो हो जाएगा जिसका नाम है स्टेपिज। क्या है? स्टेपिज। 85 का आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर के क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सही हाश्वान क्रम है? मानव शरीर के क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा हाश्वान क्रम है? हाश्वान यानी घटते क्रम में। तो इसका जो क्रम हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है ये हो जाता है आपका एक, सबसे पहले इसमें हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर उत्तक के द्वारा। तो 2, 1, 3 जो है ये क्रम आपका बिल्कुल सभी सही है। अभिगमन क्रम बताना है इसका, तो सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा होगा, फिर रक्त के द्वारा, फिर उत्तक के द्वारा। यहाँ पे आपको पादप हार्मोन है और उसका कार्य आपको मिलाना है। तो ऑक्सीन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीन की अगर यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एबासिक अम्ल है। तो इसमें आपको मिला करके बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा ऑक्सीन। ऑक्सीन की काम है शिखर प्रधानता। ऑक्सीन का क्या काम है? शिखर प्रधानता, 1 का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि जिब्रेलिन का कार्य है, यहाँ ऑप्शन देखिएगा, जिब्रेलिन जो है इसका कार्य है कोशिका वृद्धि। जिब्रेलिन का क्या कार्य है? कोशिका वृद्धि। और तीसरा में है आपसे पूछ रहा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम हो जाएगा कोशिका विभाजन, और एबेसिक अम्ल का काम होगा वृद्धि अवरोधक। तो आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा गया, इसमें 146 देश सम्मिलित हैं। इसमें भारत का स्थान 127 है, 127वां स्थान है भारत का। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपका बुद्ध ने। किसने? बुद्ध ने किया था क्षणिकवाद का प्रतिपादन। निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था वो शासक था आपका, इसमें से वो शासक का नाम था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? वो अमीर खुसरो। फारसी प्रथम भारतीय कवि था जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, अमीर खुसरो। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित हो जाएगा, वो है रूसो। कौन है? रूसो। भारत का प्रादेशिक जल फैलाव है 12 समुद्री मील है भारत का प्रादेशिक जल फैलाव।
अब रीजनिंग और मैथ की प्रश्न आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का आंसर 200 हो जाएगा। 97 का भी आंसर 4400 हो जाएगा 97 का। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न है और 98 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। 99 नंबर प्रश्न रीजनिंग का है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 100 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 71 वर्ष। तो दोस्तों आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट 51 नंबर समाप्त हो चुका है। होप सो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और 52 और 53 2 सेट इसका और अभी फिलहाल बच गया है, पीछे का छूटा हुआ, उसको हम कल से परसों तक में जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि शाम तक आपको एक सेट इसका और ला दे ताकि कंप्लीट हो जाए, फिर डेली बेसिस पे आपका चलेगा। एडुटेरिया का भी सेट आ जाएगा, जो 4 सेट बच गया है पेड कोर्सेज का। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।